स्टिल जो प्लान करके आए हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, उसके लिए भी क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं कि अच्छा ये इस सेटअप्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमेशा डिसीजन ले रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पर डिसीजन ले रहे होते हैं। ट्रेड में जब आ चुके हैं तब हमारा माइंड डिसीजन ले रहा होता है कि वी शुड स्टे इन द ट्रेड, वी शुड गो आउट ऑफ द ट्रेड, प्रॉफिट थोड़ा सा ले ले, रहने दे, थोड़ा और पोजीशन ऐड करे, टारगेट वहां पे ले, टारगेट कम करे, टारगेट एक्सटेंड करे। देयर होल लॉट ऑफ डिसीजन दैट वी हैव टू टेक व्हेन वी आर इन्वॉल्वड इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। बाकी किसी काम की तरह नहीं कि एक डिसीजन ले लिया और उस पर काम कर रहे हैं। मोटिवेटेड टू टेक बिग रिस्क, आप मोटिवेटेड हो अपना पोजीशन साइज बढ़ाने के लिए क्योंकि आपको बड़ा अचीव करना है, राइट? तो आप बड़े साइज को ट्रेड करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को, या फिर प्रेशर है आप पे कि ज्यादा जल्दी अचीव करना है तो आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो कि ट्रेड विद बिग रिस्क, बिकॉज इफ यू विल नॉट ट्रेड विद बिग रिस्क, आप बड़ा पैसा कैसे बनाओगे, आप बड़ा गोल कैसे अचीव करोगे। सो वेलकम टू दिस न्यू सेशन, और इस सेशन में हम ज्यादातर साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कुछ जरूरी मुद्दे हैं, कुछ जरूरी बातें हैं जो समझना समझाना जरूरी है। ये जो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्यों ये इश्यूज होते हैं जो हम ट्रेडिंग में फेस करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस रिकवरी का माइंडसेट आना, ये सारी बातें, ये सारे प्रॉब्लम्स जब हम फेस कर रहे होते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि इसका रूट कॉज क्या है। मैं क्यों बार बार सिमिलर ट्रैप में फंसता जा रहा हूँ, बार बार अकाउंट ब्लो करता रहता हूँ। और इसका एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर रीजन ये हो सकता है कि ट्रेडिंग एज अ गेम, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें ना हो। तो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से जो चीजें मैंने खुद को समझाई हैं वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा डीप में समझने के लिए मैं आपको जो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप, आई डोंट नो, मैंने पहले भी किया था, पता नहीं आपने खत्म किया कि नहीं किया, ट्रेडिंग इन द जोन आपको जरूर पढ़ना है टू अंडरस्टैंड कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए और जो ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं उनके क्या क्या इश्यूज किस वजह से हो सकते हैं और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग डिसिप्लिन, एक और बुक आपको बहुत हेल्प कर सकता है विच इज एटॉमिक हैबिट। उसको भी आप जरूर पढ़ो ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट या फिर एक डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ हैबिट बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। एक बार हैबिट बिल्ड हो जाता है फिर आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, इनहेरेंटली वो आपका कैरेक्टर बन जाता है। हैविंग सेड दैट, कुछ जरूरी बातें आपको समझनी जरूरी है, स्पेशली अगर आपने इस तरीके से सोचा नहीं है पहले कभी। तो पहला पॉइंट ये है कि हम ये जानते हैं, हम ये सुनते हैं, हमने कई बार ये पढ़ा भी होगा कि किसी भी प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ को नहीं घुसाना चाहिए, राइट? या पर्सनल लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ को नहीं घुसाना चाहिए। इन दोनों को जितना ज्यादा हम एक दूसरे से सेपरेट रख सकते हैं उतना ज्यादा हम दोनों को एफिशिएंटली बैलेंस कर सकते हैं, राइट? बट इट इज नॉट 100% पॉसिबल कि हम अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली सेपरेट कर सके। इन दिस केस ट्रेडिंग, वी आर कंसिडरिंग ट्रेडिंग एज आवर प्रोफेशन, और ट्रेडिंग जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन और बिजनेस, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, अ बिजनेस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा अभी कि जो हमारा पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ मतलब जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, राइट? या आपके पर्सनल लाइफ में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका कोरिलेशन हमारे वर्क के साथ होता ही होता है, राइट? कई बार मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहां पे ऐसा कहा जाता था, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, मेल्स आते थे, एचआर की तरफ से इनिशिएटिव्स होते थे कि आप सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे चले जाओ, अपने घर पे टाइम दो। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था, कहीं भी नहीं होता है, राइट? कहने को बहुत सारी चीजें होती है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से अफेक्ट नहीं होने देता, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने पर्सनल लाइफ से अफेक्ट नहीं होने देता। इट इज वेरी इजी टू से दिस, बट क्या हम 100% आइसोलेट रह सकते हैं? वी आर ह्यूमन, राइट? वी आर नॉट मशीन। तो हम कहीं ना कहीं इमोशनली, साइकोलॉजिकली अफेक्ट होते ही होते हैं, हमारा पर्सनल लाइफ अफेक्ट होता ही होता है। बट ये बात भी सच है कि हम जितना कम अफेक्ट होने देंगे उतना ज्यादा हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे प्रोफेशनली एंड पर्सनली। और पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है?
आपकी वाइफ के साथ, आपके भाई के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेशनशिप्स गोल हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में आपका हेल्थ आ जाता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपके पर्सनल लाइफ में आपके गोल्स आ सकते हैं, राइट, कि आपको कुछ अचीव करना है फाइनेंशियली या और भी चीजें। आपके पर्सनल लाइफ में आपके मजबूरियां आ सकती हैं, राइट, कोई बर्डन आ सकता है, आपका पर्सनल बर्डन आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीजें, राइट, बहुत सारी चीजें जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ सकता है? आपका डेली जॉब आ सकता है, ठीक है, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आ सकता है, आप और प्रोफेशनली खुद को ट्रेन कर रहे हैं, वो गोल्स आ सकते हैं, आपके टारगेट्स आ सकते हैं जो आप प्रोफेशनली अचीव करना चाहते हो, राइट। प्रोफेशनल ग्रोथ के बाकी सारी चीजें आ सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब होता क्या है, जब भी हमारे इन एरियाज में कुछ गड़बड़ी होती है, राइट, तो यहां पे फोकस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम यहां पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो पर्सनल लाइफ हमारा अफेक्ट होता है। सिमिलरली कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है हमारे पर्सनल लाइफ में, तो उसका इंपैक्ट भी यहाँ पे आता है। कई बार एक्साइटमेंट होना, ये सारी चीजें, या कई बार बहुत खुश हैं, मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मजे करते हैं, तो भी ये अफेक्ट होता है, राइट। कई बार ये आपको मोटिवेट भी कर सकता है कि योर पर्सनल लाइफ इज रियली गुड, नाउ यू आर वेरी मोटिवेटेड टू डू गुड थिंग्स इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। सो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और इसलिए हमें इन इम्पैक्ट्स को मिनिमम, या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो, बट जहां पे आपको लगने लगे कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वहां पे अपने बिहेवियर को एनालाइज करना, अपने पार्टिसिपेशन को, चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, उनको एनालाइज करके टाइमली उनको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम किसी भी फील्ड को इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बिल्डअप होते होते हमारे या तो प्रोफेशनल लाइफ को या पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एटलीस्ट टू कीप दीज एरियाज आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, राइट। हो सकता है अभी आपको ये बहुत सेंस नहीं बना रहा हो, बट अब आप याद रखना, अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करी कि ट्रेडिंग हमारा प्रोफेशन है, तो हम ट्रेडिंग में होने वाले इंपैक्ट्स को या ट्रेडिंग में आने वाले आउटकम्स को हम अपने पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट नहीं करेंगे। अपने फ्रस्ट्रेशन को we were expecting a reversal, look at the reversal that happened। anyway, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हम एक पर्सनल लाइफ में हुए प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनली प्रोपगेट होने से रोकेंगे। क्यों जरूरी है? हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हम ओवर ट्रेड करते हैं प्रोफेशनली, ठीक है, हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कोई बड़ा कुछ अचीव करने के लिए, राइट। हम ओवर ट्रेड करते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट फेल करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अपने रूल्स ब्रेक करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलत चीजें करते हैं। इनफैक्ट जब ये कोर्स का अनाउंसमेंट हमने करा था तो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने यही बात बोली थी कि सर साइकोलॉजिकली मैं या तो पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता हूँ, या तो कई बार इनफैक्ट 2 दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का मेल आया था, वो कोल इंडिया लिमिटेड में काम करते हैं, वो पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5-6 साल से, मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है, एंड ही वांटेड टू हैव अ डिस्कशन जस्ट टू फिगर आउट सम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। और उनसे बात करने के बाद इट हिट मी कि मैं ये वाला वीडियो पहले कर देता हूँ, इट माइट ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर आवर बैच मेंबर्स एज वेल। सो इसलिए ये वीडियो हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो अब देखो, हमें ये समझना है कि ये जो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनकी शुरुआत क्या है, उनका सोर्स क्या है, और अगर उस सोर्स को हम समझ जाते हैं और हमेशा उस सोर्स को टारगेट करते हैं जब भी ये प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो हम काफी हद तक इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए सोर्स को समझना जरूरी है। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, राइट, कि आप अपने पर्सनल गोल, आपके जो भी पर्सनल गोल है, आपके जो भी पर्सनल गोल हैं, या फिर आपके जो भी पर्सनल बर्डन्स हैं। आपका पर्सनल गोल क्या हो सकता है?
कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे अपना पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, या फिर हो सकता है आप पे बहुत सारा डेट हो जो क्लियर करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपने अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, या फिर अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, एक्स वाई जेड जो भी गोल है, आप कुछ यहाँ पे बड़ा अचीव करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये बड़ा आप अचीव करना चाहते हो अपने प्रोफेशन में अच्छा करके, मतलब ट्रेडिंग। सो आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छी चीजें अचीव करना चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई है क्या? आप अपने प्रोफेशन की हेल्प से ही तो अपनी फाइनेंशियल नीड को मीट करते हो, राइट? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कब है? अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो अपने स्किल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। स्किल अपग्रेडेशन में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अभी तक जो आप अचीव कर पा रहे हो, आप वो अचीव कर पा रहे हो जितने आप डिजर्विंग हो, जितने आपकी कैपेबिलिटीज है, जितना आपका पोटेंशियल है। इफ यू वांट टू अचीव मोर, यू शुड सिंपली बिकम मोर डिजर्विंग। आपको ज्यादा डिजर्विंग बनना है। ज्यादा डिजर्विंग बनने के लिए आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं, और स्किल्स पहले तो समझना है क्या क्या स्किल्स चाहिए, और फिर उन स्किल्स को वन बाय वन एक्वायर करना है। जैसे जैसे आप स्किल एक्वायर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा, और वैसे वैसे आपके ये गोल्स अचीव होते जाएंगे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है जब you refuse to do this. You do not want to upgrade your skill, or you feel like you do not have that much time to upgrade that skill, but you wish to achieve something very big or meet your personal requirement without giving much time, ठीक है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप बड़ा अचीव करना चाहते हो। द मोमेंट दिस हैपेंस that you want to achieve big things in your personal life, you want to meet your big personal goals with the help of profession without upgrading your skill in a very short span of time. अब ये मजबूरी हो सकती है, आप पे कोई डेट हो, आपको जल्दी क्लियर करना है, आपके मंथली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और आपको इसी से करना है और जल्दी करना है। यू कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन अपग्रेडिंग योर स्किल, या फिर आपके पास पेशेंस नहीं है उतना, राइट? आपके पास मतलब मेरे पास भी। तो फिर ये टफ होना शुरू होता है। दैट इज व्हेन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू हैपन, राइट? कैसे? जब आपके दिमाग में ये ख्याल है तो आप क्या हो? मोटिवेटेड हो, राइट? यू आर हाईली मोटिवेटेड। अब वो पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। यू आर वेरी मोटिवेटेड टू अचीव दिस टारगेट विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये मोटिवेशन भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मोटिवेशन गलत बात है? नहीं। क्या प्रेशर गलत बात है? बिल्कुल नहीं। जब हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम सामने आ रहा होता है, तो वी स्टार्ट टू टेक सम प्रेशर एंड वी स्टार्ट टू रीड, स्टडी मोर नंबर ऑफ आवर्स सो दैट वी कैन अचीव अ बेटर मार्क्स इन द एग्जाम। कोई बुरी बात नहीं है, राइट? कोई बुरी बात नहीं है मोटिवेटेड होना और प्रेशर लेना थोड़ा सा। बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस इन प्रेशर, व्हेन यू आर हाईली मोटिवेटेड एंड यू आर टेकिंग अ डिसीजन, हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप मोटिवेटेड होकर कोई काम बहुत अच्छे से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन the mindset that needs to be maintained before taking any critical decision. हम क्रिटिकल डिसीजन लेने की हालत में कब होते हैं? जब हमारा दिमाग सही रहता है, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, या प्रेशर है तो आपके हैंडल करने की कैपेबिलिटी के अंदर है, आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड नहीं हो, राइट? अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपको बहुत एक्साइटमेंट वाले मूड में नहीं रहना है, या बहुत लो फील करने वाले मूड में नहीं रहना है। अब आपका मूड खराब हो सकता है झगड़े की वजह से, आपका मूड खराब हो सकता है लॉसेस की वजह से, आपका मूड खराब हो सकता है आपके किसी विश के पूरे नहीं होने की वजह से, या फिर आप नॉर्मली लो फील कर रहे हो, इस वजह से मूड खराब हो सकता है। हो सकता है आपने रात को ठीक से सोया नहीं हो, आप अपने पीक हेल्थ पे ना हो,
ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से यू माइट नॉट बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस। एंड ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मेक डिसीजंस, नॉट when we are taking trade, we have to take some decisions before we take trade. We have to decide which structure, which possibility to consider. Decision making वहां से शुरू हो जाता है। जब मार्केट स्टार्ट होता है उसके बाद we start to take decision after each tick, right? We start to decide entry conditions. We start to judge कि ये momentum sustain करेगा, reverse करेगा। We every time we are taking some decisions. प्लान उसमें हेल्प करता है आपको, कुछ डिसीजंस आप प्लान के हिसाब से पहले से प्लान करके रखते हो और जितना उस प्लान से स्टिक रहेंगे उतना ज्यादा लाइफ मार्केट में डिसीजन कम लेना पड़ेगा, उतना कम गलती होने के चांसेस होते हैं। बट स्टिल जो प्लान करके आए हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, उसके लिए भी क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं कि अच्छा ये इस सेटअप्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमेशा डिसीजन ले रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पर डिसीजन ले रहे होते हैं। ट्रेड में जब आ चुके हैं तब हमारा माइंड डिसीजन ले रहा होता है कि वी शुड स्टे इन द ट्रेड, वी शुड गो आउट ऑफ द ट्रेड, प्रॉफिट थोड़ा सा ले ले, रहने दे, थोड़ा और पोजीशन ऐड करे, टारगेट वहां पे ले, टारगेट कम करे, टारगेट एक्सटेंड करे। देयर होल लॉट ऑफ डिसीजन दैट वी हैव टू टेक व्हेन वी आर इन्वॉल्वड इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। बाकी किसी काम की तरह नहीं कि एक डिसीजन ले लिया और उस पर काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ट्रेडिंग में हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं डिसीजन हम ले रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स मेंटली एग्जॉस्टिंग। सो इस बात को समझना जरूरी है कि द मोमेंट यू मोटिवेट योर सेल्फ और क्रिएट प्रेशर ऑन योर सेल्फ टू अचीव सम बिग टारगेट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द चांसेस ऑफ मेकिंग एरर इंक्रीजेस, राइट। अब देखो आपका गोल क्या है, आपका मतलब हमारा जो भी लोग हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, टू अचीव बिग, राइट। अब बड़ा अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आप अपना स्किल अपग्रेड करने पे फोकस नहीं कर रहे हो, अपना स्किल अपग्रेड करने पे टाइम स्पेंड करने को रेडी नहीं हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या तरीका है कि आप बड़ा अचीव कर ले जाओ। सो यू आर मोटिवेटेड टू अचीव बिग, with the help of trading, ठीक है। So you are motivated to do what are the things that you are motivated to do? Motivated to take big risk. आप मोटिवेटेड हो अपना पोजीशन साइज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको बड़ा अचीव करना है, राइट। तो आप बड़े साइज को ट्रेड करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को, या फिर प्रेशर है आप पे कि ज्यादा जल्दी अचीव करना है, तो आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो कि ट्रेड विद बिग रिस्क, बिकॉज इफ यू नॉट ट्रेड विद बिग रिस्क, आप बड़ा पैसा कैसे बनाओगे, आप बड़ा गोल कैसे अचीव करोगे, राइट। तो द मोमेंट यू डिसाइडेड कि मुझे जल्दी करना है, बड़ा करना है, यू स्टार्ट टू टेक, you are motivated to take big risks. Not everyone. You are motivated to take, let's say you are motivated to take big risk. Now since you have not upgraded your skill, you have not upgraded your mental capacity to handle big risk, right? कई बार हमें लगता है कि हम बड़े रिस्क से ट्रेड करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा कैपिटल आ गया है किसी सोर्स से, तो now I can handle bigger risk, क्योंकि परसेंटेज में तो वो रिस्क उतना ही दिख रहा है, राइट। एब्सोल्यूट टर्म्स अगर आपने कैपिटल बढ़ा लिया तो एब्सोल्यूट रिस्क आपका बढ़ जाएगा, परसेंटेज रिस्क उतना ही रहेगा। बट हमारा दिमाग, अभी तक आप 20,000 के रिस्क पे ट्रेड कर रहे थे, अगला ट्रेड हमने 40,000 पे ले लिया, तो वो इफेक्ट आएगा, भले वो 1% ही है। सो यू हैव नॉट ट्रेन्ड योरसेल्फ टू हैंडल द बिग रिस्क। चांसेस क्या है, जब आपके लॉसेस आएंगे, तो सिस्टम लॉसेस ही है, मान लो आपने कोई गलती नहीं की, आपके सिस्टम लॉस ही आए, बट वो लॉस आपको बड़ा दिखेगा, एंड दैट वो थोड़ा सा खलबली मचा सकता है अगर आप हैंडल करने के लिए तैयार नहीं। तो बड़े रिस्क होंगे तो उससे क्या होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा, राइट। बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। बड़े प्रॉफिट की आदत है नहीं, तो हो सकता है उस बड़े प्रॉफिट तक आप टारगेट तक रुक ही ना पाओ, राइट, क्योंकि आपको वो बड़ा पैसा बनता हुआ शायद आप उसको हैंडल ना कर पाओ, या बन गया तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, ओवर एक्साइटमेंट में फिर से गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बड़े लॉसेस हुए इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, क्योंकि आपको बड़ा अचीव करना है और आपको लॉस हो गया, राइट, आपको लॉस हो गया,
यू विल गेट मोटिवेटेड कि यार मैं लॉस को जल्दी रिकवर करूं, सॉरी, कि मैं अपने लॉसेस को जल्दी रिकवर कर लूं, नहीं तो फिर मेरा गोल पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज यू आर मोटिवेटेड टू अचीव बिग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज बिग। तो आप क्या करोगे, अब अगले ट्रेड में रिस्क और बढ़ाओगे ताकि लॉस भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी आ जाए, राइट? ये करोगे और ये लूप हो सकता है कंटिन्यू हो जाए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको बड़ा अचीव करना है, यू विल बी मोटिवेटेड टू ट्रेड मोर। ट्रेड मोर मतलब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी ट्रेड करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो नाउ पहले जहां पे आप फोकस थे टू सेलेक्ट हाई क्वालिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, नाउ यू विल स्टार्ट कंसीडरिंग लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड लो पोटेंशियल ट्रेड। सी, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है और ये सब कुछ मेरे साथ अभी भी होता रहता है, ठीक है? मैं किसी और को वो नहीं कह रहा हूं कि किसी में कमी है, मैं अपनी ही कमियां आपको बता रहा हूं, ठीक है? सो आई विल बी मोटिवेटेड टू टेक लो प्रोबेबिलिटी लो पोटेंशियल ट्रेड्स, क्योंकि मेरे को हर अपॉर्चुनिटी में पैसा बनाना है, तभी मेरा बड़ा टारगेट पूरा होगा कम समय में। तो आई मोटिवेट माई सेल्फ टू ओवर ट्रेड, ठीक है? और क्योंकि हम लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कंसिडर कर रहे हैं, द फेलियर रेट विल इंक्रीज। अभी तक आपका सक्सेस रेट हो सकता है अच्छा रहा हो, बेटर रहा हो, बिकॉज आप बहुत सेलेक्टिव हो रहे हो ट्रेड्स लेने में, बट नाउ यू आर कंसिडरिंग लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एज वेल, आपका फेलियर रेट विल इंक्रीज। नाउ हो सकता है इन फेलियर रेट्स में आप बड़े रिस्क अगर ना लो तो ज्यादा लॉस ना हो आपको, हालांकि आप तो बड़े रिस्क ले रहे हो, मतलब मैं तो बड़ा रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मेरे को बड़ा अचीव करना है, बट मान लो कि मैं ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड ले रहा हूं और मैंने इतना डिसिप्लिन बना लिया कि मैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड में कम लूज करूंगा, राइट? बट हाई फेलियर रेट की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड अलॉट। मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड्स जब कंसेक्यूटिवली फेल होते हैं, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। बीइंग रॉन्ग भी बहुत अफेक्ट करता है, भले आपके पैसे लूज ना हुए हो, बट आप गलत हो रहे हो तो वो भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। बट आप गलत क्यों हुए हो? क्योंकि यू हैव कंसीडर्ड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जिसका इनहेरेंटली फेलियर रेट ज्यादा है। So you did not train yourself, took time to train yourself कि low probability trades को कैसे handle करना है, right? That will increase your losses, that will increase your frustration, that will motivate you to again take bigger risk to recover your losses, right? और ये साइकिल फिर से चलेगा, you'll start trading more. कई बार क्या होगा, you will not be able to accept the failure. ट्रेड आपका गलत हो गया और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, कि यार ऐसे कैसे फेल हो गया। कई बार क्या होगा कि ईगो में आके और कई बार फियर में आके कि यार अब मैंने अगर लॉस रिकवर नहीं किया तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, या फिर इस ईगो में कि मेरा ट्रेड साला इतनी बार गलत हुआ अब तो सही होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर अ रिवेंज ट्रेडिंग, कि ऐसे कैसे गलत होगा, ऐसे कैसे रिकवर नहीं होगा, या फिर यार रिकवर तो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। You will go to revenge trading. Revenge is a state of mind जो आपके लॉजिकल थिंकिंग को हैक कर लेता है, क्योंकि सही डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, यू नीड अ राइट माइंडसेट, काम, कंपोज्ड, किसी बात की जल्दीबाजी नहीं, किसी बात से डर नहीं, किसी बात का लालच नहीं, विच इज नॉट इजी टास्क। कई बार के लिए आप मेंटेन कर भी लेते हो तो उस मोड में रह पाना बहुत लंबे समय तक बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने माइंडसेट को हर ट्रेड में, ट्रेड के दौरान, ट्रेड के बाद मॉनिटर करते रहें और अपने को रिमाइंड कराते रहें कि हम लॉजिकली अगर नहीं थिंक कर पा रहे हैं, इट्स बेटर नॉट टू टेक एनी ट्रेडिंग डिसीजन, सो दैट विल हाईजैक योर लॉजिकल थिंकिंग and that will increase the possibility of failure again, will increase frustration, increase losses, right? Then we'll get motivated to take big risk again,
ट्रेड मोर अगेन, यू विल नॉट एक्सेप्ट फेलियर अगेन। और ये जो इफेक्ट है ना, दैट स्टार्ट्स टू वर्क एज अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो आई होप आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि आपका एक एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट कि मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है बहुत कम टाइम पीरियड में, एंड यू स्किप यू वांट टू स्किप द स्टेप जिसके वजह से आप स्किल एक्वायर कर सको, इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप को ट्रेन कर सको। इन सारी चीजों को हम कूड़े में डाल के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जितना भी स्किल, लिमिटेड स्किल हमने एक्वायर किया, उससे उसकी औकात से ज्यादा अचीव करने के लिए खुद को प्रेशराइज कर रहे हैं विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जानबूझ के या मजबूरी में, जो भी रीजन हो। तो इस वजह से ये लूप बार बार होता रहता है। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, बिकॉज आई हैव डन दिस क्वाइट समटाइम्स, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है? टू फोकस ऑन एक्वायरिंग द राइट स्किल, नॉट जस्ट टेक्निकल, साइकोलॉजिकल भी, ठीक है। साइकोलॉजिकल और टेक्निकल स्किल दोनों एक्वायर करने के लिए टाइम देना जरूरी है। सो हम अपने ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं रखने वाले कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग इन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ये प्रेशर अपने दिमाग से निकालना है। ये सोचना है कि जैसे जैसे हम डिजर्विंग बनते जाएंगे वैसे वैसे हम ट्रेडिंग में बेटर होते जाएंगे। तो पूरा फोकस कहां रहेगा? टू बी अ बेटर ट्रेडर, टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, नॉट ओनली द टेक्निकल स्किल बट साइकोलॉजिकल स्किल एज वेल। तो टाइम का बाउंडेशन नहीं रखेंगे। गलती होगी सीखने में, गलती बहुत होगी सीखने में, बट इस बात का एक्सेप्टेंस है कि दैट इज फाइन। आई एम नॉट गोइंग टू टेक बिग रिस्क टू अचीव एनीथिंग बिग जब तक मैं राइट स्किल सेट मेरे पास नहीं आ जाता। आई विल कीप पेशेंस, पेशेंस रखेंगे। नहीं रखेंगे तो मार्केट तो बाहर करने को तैयार ही है। हमारा खुद का दिमाग हमारे अगेंस्ट काम करने के लिए रेडी है, जैसे ही हमने उसको टाइम का बाउंडेशन दे दिया विदाउट एक्वायरिंग द राइट स्किल सेट, ठीक है। जिन्होंने वो स्किल सेट अचीव कर लिया है, उन स्किल सेट्स को मास्टर कर लिया है, उन साइकोलॉजिकल स्किल सेट को मास्टर कर लिया है, दे कैन अचीव एनी अमाउंट इन एनी पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो उनके कैपेबिलिटी में है तो आपको बोल के कर सकते हो कि अगले महीने इतना बनाना है, इतना बना लेंगे। दिस इज हाउ दैट विनिंग माइंडसेट वर्क्स, राइट। और लूजिंग माइंडसेट इस तरीके से। सो वी ऑल हैव टू ट्राई टू अचीव दैट विनिंग माइंडसेट, और उसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आपने जल्दीबाजी की तो आप फिर से सेम लूप में फंसोगे, सेम गलत मोटिवेशन में, गलत प्रेशर में फंस के हम वो गलत एक्शंस बार बार लेते रह सकते हैं। तो दिस इज वन थिंग जिसके वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। द मोमेंट यू रिमूव दिस प्रेशर ऑफ टाइम, रिमूव द प्रेशर ऑफ अचीविंग बिग इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूं, उसके बाद भी आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, राइट। तो दिस इज वन थिंग दैट आई रियली वांट टू टीच यू। आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी में मेरी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। तो मेरी हिस्सेदारी आपके सक्सेस में बहुत थोड़ा रहने वाला है। उस थोड़ी सी हिस्सेदारी के लिए ही मैं काम कर रहा हूं कि आपके टेक्निकल स्किल्स को 1-2% मैं इंप्रूव कर पाऊं, आपके साइकोलॉजिकल स्किल को 1-2% इंप्रूव कर पाऊं, और कुछ ऐसे चीजें शेयर कर पाऊं जिसको मैं यूज कर रहा हूं खुद को इंप्रूव करने के लिए। और आप उन्हीं चीजों पर अगर वर्क करते हैं, फीडबैक मिलता है आपको, तो कंटिन्यूअसली वर्क करके आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। बट कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाया और मेरा माइंडसेट भी सही हो गया, मेरा स्किल सेट भी सही हो गया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये बात, ये अप्रोच अपने दिमाग में रखना है। ऑलराइट तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जिसके बारे में कुछ कैलकुलेशन से आपको समझ में आएगा कि क्यों। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, राइट। बट हमें ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है ये समझ में आना चाहिए, और हमारा पोटेंशियल खुद का कितना ये समझ में आना चाहिए, और वो कैसे ट्रेडिंग के आउटकम को अफेक्ट करता है ये समझ में आना चाहिए, ताकि जो जरूरी हिस्से हैं उन पे हम काम कर सके, राइट।
तो ये बात कही जाती है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, मतलब टेक्निकल सॉरी 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 सो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है टेक्निकल्स, साइकोलॉजी, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिसमें कहा जाता है कि टेक्निकल का पार्टिसिपेशन कम है, ज्यादा आपका साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आता है। इसको क्यों कहा जाता है, इसको हम यहां समझेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम कोई एक टेक्निकल सिस्टम बिल्ड कर सके, राइट। टेक्निकल्स पे मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, दुनिया भर की टेक्निकल चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कोशिश? ताकि हम एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम ढूंढ सके अपने लिए, राइट। ताकि हम एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम बिल्ड कर सके जिसका आउटकम अच्छा हो, राइट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम बताता हूं। सिस्टम मतलब मान लो आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसकी एक्यूरेसी 70% है, और सिर्फ 70% एक्यूरेसी नहीं है, वो 70% एक्यूरेसी के साथ 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देता है। कि आपने 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए जिसमें से 70 ट्रेड सही जा रहे हैं और वो हर ट्रेड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। इमेजिन कितना खतरनाक सिस्टम है ये, राइट। बहुत अच्छा सिस्टम है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे हम अगर 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें से 70 ट्रेड सही जाता है और 30 ट्रेड गलत जाता है, राइट। और हम रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड 1% का, 1% का रिस्क हम ले रहे हैं, और हर ट्रेड कैपेबल है टू जनरेट अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:4। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग 1:4। फेलियर रेट इज 30%। तो एवरी 70 विनिंग ट्रेड्स कितना परसेंटेज देगा हमको? 280%, राइट। 74 जो 280 74 जो 280 280% का रिजल्ट दे सकता है विनिंग ट्रेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 100 ट्रेड्स। अब ये 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आप एक दिन में कर लो, पॉसिबल नहीं है। मान लो बहुत सिलेक्टिव हो, क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है बहुत हाईली एफिशिएंट है, राइट। हाई पोटेंशियल ट्रेड्स को आप कंसीडर कर रहे हो, और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, दिस इज एन एवरेज रिस्क रिवॉर्ड, राइट। किसी में आप 1:10 अचीव करोगे, किसी में 1:2 अचीव करोगे। आफ्टर 100 ट्रेड्स आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 70 ट्रेड्स का 1:4। दैट्स अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम। तो 280% आप जनरेट कर रहे हो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 100 ट्रेड्स। अभी 100 ट्रेड्स आप 3 महीने में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 6 महीने में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट आप बहुत सिलेक्टिव हो, राइट। आपका सिस्टम कैपेबल है इतना जनरेट करने के लिए और 30% का लॉस देने के लिए, क्योंकि आप के 30 ट्रेड्स गलत हो रहे हैं, 1% का रिस्क पे है, और जो टोटल आउटकम निकल के आ रहा है वो है 250%। 250%, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, राइट, तो ये सिस्टम कैपेबल है जनरेट करने के लिए कितना? 2,50,000, ठीक है। 2.5 लाख रुपीस का रिटर्न प्रॉफिट देने के लिए ये सिस्टम कैपेबल है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग 100 ट्रेड्स। क्या ये कम है? 280%। क्या पॉसिबल है ट्रेडिंग से? क्यों नहीं पॉसिबल है? मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जहां पे 1 लाख रुपए डिप्लॉय किए थे, 50% का रिस्क था उसमें, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब 800% का प्रॉफिट मिला था मेरे को एक ट्रेड में 5 दिन में। तो पॉसिबल तो है, पर क्या वो उस तरीके से ट्रेड करके सरवाइव करना पॉसिबल है? अगर स्किल सेट है तो शायद कर ले जाओ, नहीं है तो शायद नहीं करो। मैंने अप्रोक्सीमेट 6 लाख गिव अप कर दिए थे, राइट। पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ की है, बट आपने एक सिस्टम फाइनलाइज किया जो आपको 250% का रिटर्न दे सकता है, 70% का विन रेट है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड है आपका, 1% के रिस्क पे आप ट्रेड करते हो। तो दिस इज द रिजल्ट यू कैन अचीव विद दिस सिस्टम।
लेकिन ये जो 70% का विन रेट है, दिस इज अ सिस्टम एफिशिएंसी, राइट? आपको बस क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करते जाना है, तो ये अचीव किया जा सकता है। आपका 10 लाख का कैपिटल है तो आप 25 लाख का प्रॉफिट कर सकते हो अगले 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। इट इज पॉसिबल, राइट? अब प्रॉब्लम आता है जब ये सिस्टम हमसे होके गुजरता है, यू एंड मी, हमारी क्या एफिशिएंसी है और हाउ ये पार्ट अफेक्ट करता है इसको बहुत ज्यादा। तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कैन यू ऑपरेट विद 100% एफिशिएंसी? इफ यू कैन, somehow, quite impossible, but if somehow you can achieve at 100% of your efficiency, आप टॉप मेंटल कंडीशन में हो, टॉप हेल्थ कंडीशन में हो, टॉप इमोशनल कंडीशन में हो, टॉप साइकोलॉजिकल कंडीशन में हो, somehow you achieved 100% of your efficiency whenever you execute a trade, तो आप गलती कर ही नहीं सकते मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, एग्जीक्यूट करने में, टारगेट तक होल्ड करने में, सही तरीके से पिरामिडिंग करने में। कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो आप, 1% भी नहीं। तो इफ सिस्टम एफिशिएंसी इज 70%, योर एफिशिएंसी इज 100%, you can achieve 250% outcome after executing 100 trades, right? बट क्या पॉसिबल है क्या ये 100%? नहीं है, राइट? हम तो 50% पे भी नहीं काम कर पाते। द मोमेंट इट रिड्यूसेस टू 50%, 50% का मतलब ये है कि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो तो 50% टाइम आप या तो मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सही से, गलत मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रैप हो रहे हो, या आप एग्जीक्यूशन में गलती कर रहे हो, या आप ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे हो, या ट्रेड में गलत रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट तो अलग पार्ट है, मतलब आप गलत तरीके से गलत जगह पे एंटर कर रहे हो, है ना, एंट्री में डिले कर रहे हो, या फिर पहले एंटर कर जा रहे हो जिससे ज्यादा मिस्टेक हो रही है, जिसकी वजह से 50% आपका एक्यूरेसी। 50% इज नॉट बैड बाय द वे, ठीक है, 50% इज गुड। तो 50% पे जैसे ही आप गए, अब देखो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी है 50%, तो आप 70 सही ट्रेड में से भी 35 ट्रेड ही सही आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट कर पा रहे हो सही तरीके से। तो अब आपके जो सही ट्रेड्स हैं वो सिर्फ 35 हैं, बाकी के बाकी गलत ट्रेड्स हैं। तो आपका आउटकम 35 ट्रेड्स का 4 टाइम कितना होगा? 140%। 65 ट्रेड्स जो गलत हो रहे हैं वो -65%। टोटल आउटकम जो निकल के अब आ रहा है वो आ रहा है 75%। अब देखो 250% था, सिर्फ इस पे डिपेंडेंसी थी, तो अब इसको हमारे थ्रू जब ये निकला तो सीधा हमारे एफिशिएंसी इनएफिशिएंट होने की वजह से ये 250% से घट के सीधा आ गया 75% पे। लुक एट द डिफरेंस, राइट? अगर हमने ये परसेंटेज को चेंज किया, लेट्स से हमसे मिस्टेक्स थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, या फिर हमारा स्किल सेट नहीं है इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाने का कंप्लीटली, एंड वी कैन ऑपरेट ओनली विद लेट्स से 25%, कि हमारी एफिशिएंसी 25% टाइम तो हम सब कुछ सही करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, होल्ड भी करते हैं, सब कुछ सही करते हैं। 75% हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो अब हमारे विनिंग ट्रेड्स कितने हो जाएंगे? 35 के भी आधा हो जाएंगे, राइट? तो 17.5 ट्रेड्स हमारे सही होंगे और 82.5 ट्रेड हमारे गलत होंगे, which will result into 70% positive outcome and 82.5% नेगेटिव आउटकम। अब इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 82.5, सॉरी 82.5 है ये, 82.5 -12.5%।
अब आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम तो तैयार है 250% देने के लिए, लेकिन हमारे वजह से हमारा आउटकम क्या होगा? -12.5%, राइट? -12.5%। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी ट्रेड को आइडेंटिफिकेशन इतना खराब हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना इतना खराब हो, राइट? हमारी एफिशिएंसी मान लो सही है, लेकिन ये गलतियां क्यों हो रही हैं? दूसरा फैक्टर आ जाता है आपकी साइकोलॉजी। मतलब आप पोजीशन साइज चेंज करते रहते हो, या चेंज करना बुरी बात नहीं है, बट आपके आइडेंटिफिकेशन गलत कर रहे हो और पोजीशन साइज भी चेंज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली प्रेशर में आके बड़े रिस्क ले रहे हैं, या फिर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, गलत ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको भी हैम्पर कर रहे हैं, इसको भी हैम्पर करना शुरू कर दिया हमने। हमारी तो प्रॉब्लम थी, बट साइकोलॉजी की वजह से हम सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी एफिशिएंसी खराब है, सिस्टम पूरा सही है, तो भी हमारा आउटकम खराब आ रहा है 25% पे। लेकिन अगर हमारा एफिशिएंसी थोड़ा बेटर है, बट हम सिस्टम पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका आउटकम का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, राइट? और ये भी जब अफेक्ट होने लग जाता है, जहां पे हम अपने मन से कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे गड़बड़ है ही, फिर होता है अकाउंट ब्लो, राइट? अब देखो, आपका खुद का आपका माइंडसेट एफिशिएंट नहीं है, आपको आता है फिर भी आप एफिशिएंटली उस समय काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपका आउटकम कितना खराब हो सकता है, या पोटेंशियल कितना रिड्यूस हो सकता है। सिस्टम सही होने के बावजूद भी सिस्टम ही खराब कर दिया हमने, एफिशिएंसी भी खराब कर दी, तो इट कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। और कभी इसको हैंडल नहीं कर पाए और वापस से उस लूप में चले गए, तो वी कैन अगेन कीप डूइंग द सेम थिंग्स। तो पोटेंशियल ट्रेडिंग में है, आप एक हाई पोटेंशियल सिस्टम से पैसा बना सकते हो। आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितने डिजर्विंग हो, क्या प्रॉब्लम इसकी है अगर अकाउंट ब्लो होता है तो? क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी अगर मैंने माइनस में रिजल्ट आया तो? क्या हम बोल सकते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, ट्रेडिंग में तो हम हमेशा लॉस ही करेंगे? क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? अब आज के दिन देखो, हमने बाई साइड का ट्रेड प्लान किया, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फेल हो जाए, बट वी हैड अ व्यू कि अगर ट्रैप हुआ तो बड़ा टारगेट मिलेगा। मार्केट ने नीचे कंटिन्यू किया है टेस्ट करके। मैं थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। एंड इफ यू आर ओके टू टेक सेकेंड ट्रेड बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रक्चर कि चलो पहला एंट्री यहां से, या तो क्या था मैं बता देता हूं। इससे पहले मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था, जिस सपोर्ट को होल्ड कर रहा था मार्केट आज के दिन गैप डाउन से तोड़ा और बाइंग साइड गया। एक ट्रैप की पॉसिबिलिटी थी जो इनवैलिडेट हो गया, और मार्केट बाइंग साइड जाके, वीक मार्केट है, इनवैलिडेट हो चुका है, बाइंग साइड जा रहा है, कहां से घूमेगा पता नहीं, बट अगर जहां से घूमेगा उसके बाद बाई साइड नहीं कंटिन्यू किया तो सेल हो जाएगा। अब सेलिंग बहुत तेज हो गई, पोटेंशियल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया नीचे का, इसलिए मुझे नहीं पता और कितना पोटेंशियल है, तो आई वुड चूज नॉट टू ट्रेड। हो सकता है वो फिर घूमे ना घूमे, नहीं पता, बट घूमा तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। अब आपने क्या किया, गिरने के बाद जो रिट्रेसमेंट आया वहां पे स्ट्रेंथ दिखा, मैंने एक अटेम्प्ट लिया एंड इट फेल्ड, दैट इज ओके, आई लेट द ट्रेड लो साइड गो। अब यहां से कंफर्म नहीं हुआ, क्या हुआ, गिर के कंटिन्यू भी हो गया, अब फेल हो सकता है। और मान लो आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, टेस्ट करके गिरा है, इसलिए पहले बाइंग में पार्टिसिपेट हम नहीं कर सकते हैं। जो लोग डिस्कशन में थे पहले, उनको पता होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट टेस्ट करके गिरा है तो पहले बाइंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बाइंग को छोड़ने के बाद जब कंटिन्यूएशन फेलियर होगा तब हम पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया, सेम व्यू के साथ आज किया होता, और आपके अंदर इतनी मेंटल कैपेसिटी होती कि आप टारगेट तक होल्ड करो, तो आज आपने देखा होता कि वो टारगेट मिला है। यहाँ पे एक एसएल गया है, बट यहां से आपको 1:15, 1:20 डिपेंडिंग अपॉन एसएल आपको मिलेगा। और ये अचीव कर पाना बहुत जरूरी है टू मेंटेन दैट 1:4 एवरेज आउटकम। ठीक है, हर ट्रेड में आपको 1:4 भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके फेलियर रेट ये 70% है ना, हो सकता है हमारा सिस्टम 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा हो, राइट? तो भी आउटकम इफेक्ट होगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक गुड मनी इन गुड ट्रेड्स।
ताकि हम कंपनसेट कर सके अपने एरर्स को, क्योंकि एरर्स तो होते रहते हैं, वो कंपनसेट मतलब इनको बैलेंस आउट करना जरूरी है फॉर पॉजिटिव आउटकम, राइट। बाकी ये जो कैलकुलेशन है आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो कि कितना परसेंट एफिशिएंसी है सिस्टम का, मेरा कितना परसेंट वो है, किस तरीके के सिस्टम पे काम करना चाहिए, मेरे अंदर की प्रॉब्लम्स कितना अफेक्ट कर रही हैं, क्यों जरूरी है सिस्टम को ज्यादा नहीं छेड़ना, अपने ऊपर काम करते रहना ताकि हमारा आउटकम बेटर हो सके। तो अगर आपके पास 80% का एफिशिएंसी वाला सिस्टम है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इफ यू हैव अ सिस्टम of 80% accuracy, sorry 70% accuracy with a risk reward of 1:4, which is a very good system. गड़बड़ कहां हो रहा है? ये जो आउटकम खराब आ रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? आपके हमारे वजह से हो रहा है। यहाँ पे क्या इसको ज्यादा सही करने की जरूरत है क्या? इसमें 10% बढ़ा लोगे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर यही सारा खराब हो रखा है, क्योंकि इसका आउटकम तो यहां से होके निकलेगा ना। So we need to work on ourselves. We have to be at our peak mental condition, peak health condition, peak emotional condition to take efficient decision, right? Peak skill set पे काम करते रहना है, इमोशनल स्टेट पे काम करते रहना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, झगड़े में नहीं पड़ना है, फालतू का टेंशन में नहीं रहना है। All these things will affect you. लॉस रिकवरी माइंडसेट में नहीं आना है, जल्दी कुछ बड़ा अचीव करने में नहीं आना है। all this is you, all this is me. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमको कहां काम करना है? टेक्निकली तो हम सिस्टम बिल्ड कर ही रहे हैं। मान लो आज का पहला ओवरव्यू गलत हो गया, मान लो कंटिन्यूएशन ट्रेड गलत हो गया, क्या फर्क पड़ता है? उसके टेंशन में आ जाएंगे? कुछ नहीं, अगला सेटअप बनेगा यहाँ पे, पहले में पार्टिसिपेट नहीं करना है, एंट्री कंडीशन वायलेट नहीं करना है, क्योंकि बायस्ड है तो घूम ही जाएगा। नहीं, दूसरा ट्रेड बना, आपने सोचा लूं कि ना लूं, पिछले में तो लॉस हो गया था, सेटअप है, पिछला वाला फेल हुआ, ठीक है, फेल हो गया, एक फेल्ड सिस्टम का एक फेल 30% में से एक आ गया, आज क्या दिक्कत है? अगला भी 30% में ही आएगा, जरूरी है? नहीं आएगा ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने हेजिटेट किया अपने माइंडसेट के वजह से और आपने ट्रेड नहीं लिया, ये वाला, ये आपको 1:10, 15, 20 देने वाला है, दे रहा है, आज तो दिया भी है, लेकिन आपने नहीं लिया ये ट्रेड। क्यों नहीं लिया? या तो आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो आप सीख लोगे समय के साथ। गलती कर करके ही आज तक सीखा है मैंने, जो सीखा है गलती करके ही सीखा है, ठीक है। गलती हो गई कोई बात नहीं, सीख लेंगे। लेकिन आपने टेक्निकली देखा, समझा और फिर नहीं लिया, क्यों? एक लॉस हो गया था। अगर आपका एक ही लॉस दिन में लेने का रूल है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 1-2 ट्रेड ले सकते हो, आप पिछले आउटकम से अफेक्ट नहीं हो रहे। यू आर वॉचिंग अ क्लियर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे, 1% का लॉस होगा, क्या ही जाएगा, बट आएगा तो 10% आएगा, और क्लैरिटी भी है आपको, फिर भी आप नहीं ले रहे हो, तो प्रॉब्लम सिस्टम की थोड़ी है, प्रॉब्लम हमारी है। तो हमें कहां काम करने की जरूरत है? हमें समय बिताने की कहां जरूरत है? अपने आप पे, अपने थॉट्स को मॉनिटर करने की जरूरत है। हम जो सोच रहे होते हैं ट्रेड लेने से पहले, लेने के बाद, लेते समय, लेने के बाद, एग्जिट करने के बाद, ये सब चीजें हमारे माइंडसेट को सेव करती है। तो एक सही मेंटल फ्रेमवर्क बना के उस पर काम करके अपने सही माइंडसेट को अचीव करने की कोशिश में ही समय लगता है। इसको फाइनलाइज करने में अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप टाइम दे सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो इसको फाइनलाइज करने में समय नहीं लगेगा। बहुत मतलब 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, टू अचीव अ सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इनटू सच काइंड ऑफ आउटकम, ठीक है। 6 महीने यहां लगता है, 6 साल यहां लग जाता है। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जितनी जल्दी अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम रेडी हो जाएंगे अपने ऊपर काम करने के लिए। ना किसी और को ईगो दिखाना है, ना खुद को ईगो दिखाना है, ठीक है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि किसी से अप्रूवल चाहिए हमको किसी चीज के लिए। हम जानते हैं अपने आप को, और अगर अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये 6 साल तो शायद पूरी लाइफ निकल जाए। तो दिस इज व्हाट द मैसेज आई वांटेड टू डिलीवर,
कि हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। आपको ब्रॉडली अंडरस्टैंड आप समझ पाए होंगे कि सिस्टम वर्क करता है, लेकिन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। उन प्रॉब्लम्स के जड़ को समझ सकते हो आप कि क्यों वो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों ओवर ट्रेड करते हैं, क्यों बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं अचानक से, क्यों लॉस रिकवरी का माइंडसेट हमें अफेक्ट करता है। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अब बात करते हैं हमसे रिलेटेड जो हम है, हमारा पार्ट है, मी एंड यू। सिस्टम को छोड़ो, हमारा जो पार्ट है उसमें गलती होती है एग्जीक्यूशंस में। थोड़ा भटक गया मैं, एग्जीक्यूशन में, राइट। तो हम 100% तो शायद अचीव ना कर पाए, ठीक है, लेकिन हम 80% अचीव कर सकते हैं, 90% अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कि हम सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में उसको एग्जीक्यूट करने में कम से कम गलतियां करें। तो हम जैसे जैसे इसको इंप्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आउटकम नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से और बड़ा होता जाएगा। तो हमारा सिस्टम सही है, हमारा एग्जीक्यूशन में हमें कोशिश करनी है कम से कम मिस्टेक करें। और एक पार्ट इस चीज में हेल्प कर सकता है जो हम अगले वीडियो में या अगले सेशन में अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली या अगले वीक के बीच में कभी कवर करेंगे, वो है एंट्री सेटअप। कई बार हमें एंट्री सेटअप की क्लैरिटी नहीं रहती है और इस वजह से हम एग्जीक्यूशन मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमारा व्यू बन चुका होता है और मार्केट उसको कंफर्म नहीं करता है। तो ये एंट्री सेटअप्स जो है उसमें अग्रेसिव एंट्री सेटअप इंक्लूडेड रहेगा। अग्रेसिव एंट्री सेटअप के फेलियर की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो स्मॉल पोजीशन साइज से एग्जीक्यूट करेंगे और जब वो कंफर्म आएगा तो पिरामिडिंग करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल हैव कंफर्म्ड एंट्री and then we will have conservative entry। मतलब एक होता है कि एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक छोटा सा बिहेवियर दिखा और हमको लगा घूमेगा, वहां पे छोटा पोजीशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्मेशन पे जरूर लेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है कि आप इनिशियल कंफर्मेशन पे नहीं ले रहे हो, एक मूव के बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड ले रहे हो, तो कंटिन्यूएशन एंट्री भी हम देखेंगे, जिसको हम यूज करेंगे स्मॉल पोजीशन, बिग पोजीशन एंड स्लाइटली बिगर पोजीशन। इस तरीके से पिरामिड करके एक विनिंग ट्रेड को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि हम एवरेज 1:4 अचीव कर सके, राइट। एवरेज 1:4 अचीव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सिस्टम सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है कि आपको 70 विनिंग ट्रेड दे देगा और 30 गलत ट्रेड देगा, नहीं। हो सकता है हमारे सिस्टम में हम सिर्फ 30 विनिंग ट्रेड अचीव करें और 70 लूजिंग ट्रेड अचीव करें। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सम ऑफ द ट्रेड्स वी हैव टू अचीव 1:20, 1:10, 1:8। ये बहुत रेयर होगा, इसको हटा दो, 1:10, 1:8, 1:6, ताकि 1:1, 1:2 वाले कवर हो जाए। तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा ट्रेड्स के लिए और बहुत बहुत मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप बड़े टारगेट्स ले पाए, ताकि 30% के विन रेट के साथ भी आप इस सिस्टम को मैच कर सकें, ठीक है। क्योंकि एवरेज 1:4 चाहिए 70% के रेट के साथ, तो हमें 30% रेट के साथ एवरेज 1:6 या 1:8 चाहिए होगा, जो कि डिफिकल्ट है। इट्स नॉट एन इजी गेम। मतलब जरूरी नहीं कि यही रेशियोज हो, वो अपने हिसाब से आप समझ लो, बट कोशिश करनी है कि सिलेक्टिव होके बड़े टारगेट्स के लिए भी ट्रेड करा जाए, कम ट्रेड किया जाए बट अच्छा ट्रेड किया जाए, गलती होने पे कम लॉसेस करे जाए। तो इसमें से क्या है, एंट्री सेटअप आपको कैसे हेल्प करेगा, एंट्री सेटअप हेल्प करेगा आपको फेलियर को एक्सेप्ट करने में, राइट। अगर आपका ओवरव्यू गलत हो रहा है, या मान लो मैंने किसी डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लिया, एक बायस क्रिएट कर लिया, और बायस क्रिएट कर लिया, उसके वजह से मैं एंट्री सेटअप अगर ढूंढूंगा, अगर मुझे लगता है कि मेरा बायस है बट सेटअप कंफर्म नहीं है, तो वहां पे कंफर्म एंट्री सेटअप आपको क्या करेगा, समटाइम्स अगर आपका ओवरव्यू गलत है और आपको एंट्री दे दिया मार्केट ने, तो एसएल तो जाएगा ही, एसएल तो जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है, जो कंफर्म्ड मेथड होता है, कंफर्म्ड एंट्री सेटअप्स जो होते हैं, अब देखो ट्रेड सेटअप अलग चीज है, किधर का अच्छा ट्रेड बनने वाला है, किधर का बड़ा ट्रेड बनने वाला है, वो ट्रेंड के डायरेक्शन में बनेगा या ट्रेंड के अगेंस्ट बनने वाला है, वो मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से हम सारी पॉसिबिलिटीज प्लान करते हैं, राइट। बट अगर हमारा ओवरव्यू गलत है और कंफर्म्ड एंट्री सेटअप का वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में क्या होगा, एंट्री ही नहीं मिलेगा,
हमारा ओवरव्यू गलत है, लेकिन हम एंट्री सेटअप का वेट कर रहे हैं अगर, तो कई बार मार्केट एंट्री ही नहीं देगा और आप बच जाओगे। आप मूव तो मिस कर दोगे ऑपोजिट साइड का, बट आपका एसएल कई बार सेफ हो जाएगा। तो आपका जो वो विन रेट वाला रेशियो है सिस्टम का, वो थोड़ा सा अच्छा मेंटेन रहेगा। तो हमेशा अग्रेसिव एंट्रीज नहीं करनी है। जब आपका ट्रेंड प्लस स्ट्रेंथ प्लस ट्रैप ये सब इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे मारेंगे अग्रेसिव एंट्री, बिल्कुल मारेंगे, क्यों नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा ट्रेंड और उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर ट्रेंड के डायरेक्शन मूव हुआ बट स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर कंजर्वेटिव या फिर सेफ एंट्री के लिए जाएंगे, ताकि अगर हमारा ओवरव्यू गलत भी हो तो हमारे एसएल्स, हमारे एंट्री ही ट्रिगर ना हो। बाकी गलत हो गया तो एसएल तो है ही। तो वहां पे हम चार मेरे ख्याल से 4 एंट्री मेथड हम डिस्कस करेंगे, और वो सिर्फ 4 मेथड पर लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बट दोज आर द 4 टाइप्स ऑफ एंट्री मेथड्स जो मुझे सही लगते हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड आई वांट, हम कोई टेक्निकल सेटअप तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, और सैटरडे या संडे को हम डाउट क्लियरिंग सेशंस करेंगे, जो रिसेंट प्राइस बिहेवियर उसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। बट मेरे को इस पर्टिकुलर टॉपिक का फीडबैक भी चाहिए आपसे, तो प्लीज गिव फीडबैक कि आपको ये बातें लॉजिकली समझ में आई हैं या नहीं आई। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।